दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार में जो कि आईएनए से जुड़े हैं। आईएनए जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी हुई टीम रही है। आइए हम जानते हैं उस परिवार के जो एक सदस्य हैं, उनके पुत्र, आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं कैलाश चंद जोशी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी जो है आईएनए में रहे हैं, तो ज़रा उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। हाँ, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे पिताजी स्वाधीनता सेनानी, वो भी आईएनए से, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जी, हमें इस बात पे बहुत गर्व है। जी सर। और जब हमारे पिताजी देश स्वतंत्र होने के बाद जी पीआरडी में थे, जी, हम उसके बाद पैदा हुए हैं। अच्छा। मेरा परिवार में 10वां नंबर है, मेरे से बड़े अच्छा। 9 और हैं। अच्छा। तो हमें तो जो भी पिताजी ने बताया या उनके वही हमें याद है। बाकी हमने अपने साक्षी में कुछ देखा नहीं, पिताजी ही जो बताते थे उन्हीं चीज़ों को हम सुनते थे और वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ ऐसी जो घटनाएं जो कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में, क्योंकि आईएनए का एक इतना बड़ा योगदान हमारे भारतीय इतिहास में रहा है और विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसके बारे में जो आपने अपने पिताजी या अन्य लोगों से सुना है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। नहीं, आज़ादी में तो हमारी देश की आज़ादी में तो मुख्य सुभाष चंद्र बोस का ही रोल है। अगर सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन आर्मी को अगर आईएनए नहीं बनाते तो देश स्वतंत्र नहीं हो पाता। जिससे अंग्रेजी सेना टूट गई थी तो अंग्रेज डर गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि हम देश आपको सौंप देंगे, हमें टाइम दे दो। तब उसके बाद लाल बहादुर, जवाहरलाल नेहरू और इनसे समझौता किया गया कि हमें कुछ समय दो। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश स्वतंत्र नहीं होता इतनी आसानी से। तो ये हमारे पिताजी द्वारा हमें बताया गया है। और उनने किस तरह से, उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सेना, जापान और इंग्लैंड की सेना में तकरार चल रही थी, तो जापान को साथ लेकर देश को स्वतंत्र कराने में बड़ा भारी योगदान सुभाष चंद्र बोस का है। जी, तो आपके पिताजी उस समय कहाँ पोस्टेड थे? हमारे पिताजी बर्मा फ्रंट, और जो उनको गुरिल्ला रेजिमेंट में एज ए कैप्टन उनको जिम्मेदारी दी गई जी। और उनके ब्रिगेडियर जो ढिल्लन थे जी, उनकी कमांड में वो काम कर रहे थे। अच्छा, तो उनके द्वारा जो हमें बताया गया है हम तो जैसा कि मैं आपसे जान पाया हूँ कि आपके पिताजी जो है इसमें आईएनए में एक प्रमुख भूमिका में रहे हैं, तो उस समय ऐसी कोई और वाक़ये रहे हैं जो कि आपको याद हो और या आपके साथ आपके पिताजी ने साझा किए हों, तो हमें बताएं। नहीं, हमारे पिताजी बताते थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय सेना की ये हाल थी जी, कि उन समय ये संसाधन नहीं थे और ये पैदल ही चलते रहे, बिना खाए बिना पिए, यहाँ तक कि लोग नालियों में गिरा हुआ चावल और उसे भी धो के खाते थे। इस तरह की बात हमें बताते थे, तो हमें विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हुआ होगा उस समय। और इस तरह जाके ये लोग सिंगापुर में, जब उसके बाद वो ये बताते कि जब एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी वहाँ सेना में जब थे, घर में इस तरह से एक सूचना आई थी कि ये लोग जो वहाँ पर, अब ये कोई जिंदा नहीं रहे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये इन लोगों की सलामती की सूचना वहाँ आई पिथौरागढ़ में, तो पूरा पिथौरागढ़ ढोल नगाड़े लेके इनके टनकपुर से रिसीव करने आया। और उस समय का आज भी जो भी जानता है एक इतिहास था। अच्छा, कि इस तरह से इन लोगों को जिंदा होने की सूचना आई। अच्छा, मुझे जो आपने बताया है कि आपके पिताजी को आपकी इस अभूतपूर्व सेवा के लिए ताम्रपत्र भी दिया गया है, वो आपके पास उपलब्ध है? हाँ जी। अच्छा, वो किसके द्वारा आपको प्रदान किया गया था? हमारे पिताजी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ताम्रपत्र से अच्छा नवाजा गया था। अच्छा, कोई ऐसी आपके पास उस समय की आईएनए के दौरान की आपके पिताजी की कोई ऐसी तस्वीर है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अब आईएनए के दौरान तो नहीं है, आईएनए के बाद में जब वो यहाँ आ गए थे उस समय की तस्वीरें हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आदरणीय जोशी जी, जो कि अपने पिताजी से के दस्तावेजों को अभी भी उन्होंने सुरक्षित रखा है, तो उनके द्वारा कुछ फोटोग्राफ हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरह के फोटोग्राफ हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध जो है उनके योगदान को दर्शाता है। 1948 में जब हमारे पिताजी को डीओपीआरडी नैनीताल नियुक्त किया गया जी, तो उस समय की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू का नैनीताल जब प्रोग्राम था जी, तो उसमें सलामी गारद में हमारे पिताजी का ये फोटो, अच्छा, ये हमारे पास मौजूद है अभी। अच्छा, हाँ, ये फोटो हमारे फादर का है। अच्छा, हाँ, डीओपीआरडी नैनीताल रहे। अच्छा,
हैं। हाँ। और उसके बाद ये पूरा टीम जो है जी। ये भी DOPRD के बीच में हमारा फादर का ये अच्छा। फोटो है। ठीक। और हमारे फादर जैसे जब आर्मी में एज ए कैप्टन थे जी। 1949 हाँ। आए ने, हाँ। ये वाला फोटो है उनका अच्छा। है। जी। ये इसमें सर लिखा है 1970 का ये फोटो है, अच्छा। 1974 का फोटो है, हाँ। इस तरह के 1951 का फोटो है। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो आदरणीय जोशी जी हैं, उनके पिताजी के द्वारा आर्मी में विभिन्न पदों पर बाद में भी सेवा की गई, आज़ादी के बाद भी। ये उनका जज्बा, देश के प्रति समर्पण उनको इस चीज़ को दर्शाता है कि वे विभिन्न आज़ादी के बाद भी वे बिल्कुल देश सेवा के लिए तत्पर रहे और लगे रहे, तो ये सेवाएं देते रहे। और सर क्या ऐसा कोई अभिलेख, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आपके पिताजी ने अपने किसी उसको बताया हो, और वो रिकॉर्ड के रूप में आपने मुझे बताया था कि एक पुस्तक छपी है, तो उसके बारे में बता दिए थोड़ा सा। ऐसा है, पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह थे जी, जो हमारे पिताजी को अपने बचपन से जानते थे। जी। जिस दौरान हमारे पिताजी सेना में रहे, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो उनने भी अपने कानों से सुना। तो उसके बाद 2000 सन में डॉक्टर राम सिंह हमारे घर पे आए। अच्छा। और उनने 3 दिन तक हमारे फादर का इंटरव्यू लिया और पूरा वाकया उनने कवरेज किया। अच्छा। उसके बाद कोई पुस्तक? हाँ जी, ये पुस्तक उसके बाद ये पब्लिश्ड हुई है पुस्तक। अच्छा। हाँ, ठीक। कुमाऊं के क्रांतिवीर करके, अच्छा। आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिवीर करके ये पुस्तक जो है। और इसमें हमारे पिताजी का उल्लेख 127वें पेज पे किया गया है। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। अच्छा। इसमें कैप्टन पद्म सिंह बिष्ट करके जो हमारे पिताजी का नाम उल्लेख किया गया। जी। मूल रूप से हमारे पिताजी जो थे, अच्छा, उप्रेती परिवार से थे। अच्छा। तो जब हमारे फादर 20-22 दिन के थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा। तो हमारे पिताजी का भरण पोषण जो हुआ जोशी परिवार में हुआ। अच्छा। तो इसलिए वो पद्मादत्त जोशी थे। अच्छा। उस समय सेना में हाँ, ब्राह्मणों को नहीं लिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन उपनाम, उपजाति पद्म सिंह बिष्ट अच्छा नाम से सेना में भर्ती हुए। अच्छा, ठीक। और उनने पद्म सिंह बिष्ट नाम से ही ख्याति प्राप्त करी। अच्छा। और वैसे मूल रूप से हम जोशी ब्राह्मण परिवार के। अच्छा, तो सर यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो INA में उनकी जो नियुक्ति हुई है वो पद्म सिंह बिष्ट के नाम से हुई है। हाँ जी। और बाद में जो है उन्होंने जो दायित्व निभाए हैं अपने सामाजिक दायित्व या तो वो पद्मदत्त जोशी के नाम से है। अब बाद में सिविल में तो पद्मदत्त जोशी करके जाने गए, लेकिन आर्मी के रिकॉर्ड के अनुसार ही उनका नाम पद्म सिंह बिष्ट उपजाति के नाम से वो सेना में रहे। जी जी जी। और उसके बाद जब सारे रिकॉर्ड्स पद्म सिंह नाम से थे तो वही चले आए सेना के। जो आपको आपके पिताजी को पेंशन मिलती थी वो किस नाम से मिलती थी? पद्म सिंह नाम से मिलती थी। अच्छा। हमारे फादर को जैसे वो आर्मी से भी थे, आर्मी से की पेंशन मिलती थी। स्वतंत्रता सेनानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पेंशनें मिलती थी। जी जी। और उसके बाद DOPRD जब रिटायर हुए तो चौथी पेंशन ये मिलती थी। कुल मिला के उन्हें 4 पेंशनें मिलती थी। अच्छा। और उनके देहावसान के बाद हमारी माताजी को 3 पेंशन मिली। अच्छा। एक सिविल और डिफेंस में एक चॉइस की गई, एक पेंशन मिली। अच्छा, तो यानी कि जो जितने भी अभिलेख आपके हैं वे उन सब में जो है इस बात का उल्लेख है कि आपके जो पद्म सिंह है वो पद्मदत्त जोशी एक ही व्यक्ति है। हाँ हाँ। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हम एक ऐसे परिवार में हैं जो कि INA यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी जिसने पूरे के पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम में एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। भारत की आज़ादी को दिलाने में अपना सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस परिवार के जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनसे हमें मिलने का मौका मिला है। श्री कैलाश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके सहयोग से हमें ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख बन के साबित होंगे। आपके इस साक्षात्कार के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।